हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1901 का समय है। ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा स्टेशन है, मसूर रेलवे स्टेशन। धीरे धीरे शाम ढल रही है और वहाँ 10 साल का एक बच्चा अपने भाई बहनों के साथ खड़ा है। उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो कोरेगांव जाने के लिए अपने पिता का या उनके भेजे किसी चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। जी। बच्चों के कपड़े और उनके हाव भाव देखकर स्टेशन मास्टर को लगता है कि ये किसी अच्छे घर के बच्चे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास आता है और बातचीत शुरू करता है। लेकिन जैसे ही बातों बातों में स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि ये बच्चे महार जाति से हैं, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। बिल्कुल, तो वो नाम सुनते ही उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वो बिना कुछ कहे मुड़ता है और अपने कैबिन में चला जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक था। हाँ, और इसके बाद जो होता है ना, वो और भी भयानक है। बैलगाड़ी वाले उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाने से साफ मना कर देते हैं। एक बैलगाड़ी वाला राजी भी होता है तो वो 2 गुने पैसे मांगता है। 2 गुने पैसे, और शर्त ये रखता है कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा। गाड़ी ये बच्चे खुद चलाएंगे, क्योंकि उनके बैठने से उसकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। और रास्ते में जब प्यास से इन बच्चों का गला सूखता है तो एक चुंगी वाले से पानी मांगने पर भी उन्हें पानी नहीं दिया जाता, सिर्फ उनकी जाति की वजह से। सच में ये कोई कहानी नहीं है, ये उस दौर की एक बहुत ही कड़वी और भयानक सच्चाई है। मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक 10 साल के बच्चे के दिमाग पर, उसकी साइकोलॉजी पर इस घटना का क्या असर हुआ होगा। जब बचपन में ही दुनिया का इतना क्रूर चेहरा सामने आ जाए तो या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है या फिर वो एक ऐसी आग में तब्दील हो जाता है जो पूरे सिस्टम को बदल कर रख देती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम जिस विस्तृत विश्लेषण या कहें डीप डाइव में उतरे हैं, वो YouTube पर मौजूद एक वीडियो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द मैन हु रोट इंडियाज डेस्टिनी पर आधारित है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान कैसे बनाया या वो कितने बड़े नेता थे, बल्कि आज हम इस सोर्स के जरिए उस इंसान के निर्माण की कहानी को गहराई से समझेंगे। कैसे बचपन के भयंकर अपमान, बेहद गहरे व्यक्तिगत संघर्ष और कड़े वैचारिक मतभेदों के बीच एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता तैयार हुआ। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हाँ, और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी बात यहाँ जोड़ लेनी चाहिए। आज के हमारे सोर्स मटेरियल में भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही गंभीर और तीखे वैचारिक टकरावों का जिक्र है। जी। जैसे महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद, मनुस्मृति को जलाने की घटना या फिर उनका धर्म परिवर्तन। इन विषयों पर आज भी समाज में अलग अलग राय हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारी भूमिका यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या किसी धार्मिक विचार का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ एक तटस्थ विश्लेषक का है। एकदम सही। वीडियो और सोर्स मटेरियल में जो ऐतिहासिक तथ्य और जानकारियां दी गई हैं, हम बस उन्हें उसी रूप में डिकोड कर रहे हैं, ताकि इतिहास के इन पन्नों को एक न्यूट्रल नजरिए से समझा जा सके। ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया आपने। तो चलिए कहानी के उसी शुरुआती हिस्से पर वापस चलते हैं। मसूर स्टेशन वाली घटना तो सिर्फ एक उदाहरण थी। सोर्स बताता है कि स्कूल के दिनों में भी ये अमानवीय भेदभाव रोज का सिलसिला था। क्लास में उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। सोचने वाली बात है, एक बच्चा रोज अपने साथ घर से एक बोरा लेकर स्कूल जाता था, उसी पर बैठता था, और उस बोरे को स्कूल का सफाई कर्मचारी भी हाथ नहीं लगाता था। और वो पानी पीने वाला नियम, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं, मतलब बच्चा खुद घड़े को छू नहीं सकता था। अगर स्कूल का चपरासी मौजूद है तो वो दूर से ऊपर से पानी डालेगा, तभी वो बच्चा पानी पी सकता है। और अगर चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन उस बच्चे को प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि गांव का धोबी भी उनके कपड़े धोने से साफ मना कर देता था। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। आप एक बच्चे को लगातार ये महसूस करा रहे हैं कि वो इंसान ही नहीं है। लेकिन इस सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू भी सामने आता है। वो क्या? इतनी क्रूर व्यवस्था के बीच भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस सिस्टम से अलग सोचते थे। उनके स्कूल में कृष्ण केशव अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे। वो इन जातिगत नियमों को बिल्कुल नहीं मानते थे। अच्छा। हाँ, और वो उस युवा भीमराव की बुद्धिमानी और लगन से इतने ज्यादा प्रभावित थे और उनके साथ होने वाले इस रोज रोज के भेदभाव से इतने आहत थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उस बच्चे को अपना खुद का सरनेम अंबेडकर दे दिया। स्कूल के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कराया और वहीं से उनका नाम भीमराव अंबेडकर पड़ा।
ये छोटी सी घटना ये दिखाती है कि जब पूरा समाज एक अंधकार में डूबा हो, तब भी कुछ लोग रोशनी की किरण बनकर खड़े रहते हैं। सच में ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। लेकिन सिर्फ सरनेम बदल जाने से समाज का नजरिया तो नहीं बदला ना? बिल्कुल नहीं। और निजी जिंदगी में भी उनके संघर्ष कम नहीं थे। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और रिटायरमेंट के बाद कोरेगांव में कैशियर की नौकरी कर रहे थे। जब भीमराव 10 साल के हुए तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सोर्स बताता है कि इस बात से वो बच्चा इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने घर से भागकर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मुंबई जाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। हाँ, तो उसने अपनी बुआ मीराबाई, जो माँ के जाने के बाद उनका पालन पोषण कर रही थी, उनका बटुआ चुराने का प्लान बनाया। और यहीं पर वो पल आता है जिसे हम किसी के जीवन का रॉक बॉटम कह सकते हैं। 3 रातों तक जागकर उस बच्चे ने बुआ का बटुआ चुराने की कोशिश की, और जब आखिरकार वो बटुआ हाथ लगा तो जानते उसमें क्या निकला? क्या? सिर्फ आधा आना। उस आधे आने ने उस बच्चे के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह वार किया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। उस आधे आने को देखकर उसे अपनी बुआ की दयनीय हालत पर तरस आया। उसे अपनी चोरी करने की कोशिश पर भयानक शर्मिंदगी महसूस हुई। बाप रे। पिता की दूसरी शादी का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन गरीबी और समाज के भेदभाव के उस कॉकटेल ने उस दिन एक संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो इतनी पढ़ाई करेंगे, इतने बड़े बनेंगे कि दुनिया की कोई ताकत उनके साथ भेदभाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। और ये कोई खोखला संकल्प नहीं था, उन्होंने इसे सच कर दिखाया। उनके पिता उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए बॉम्बे ले आए। वहां गरीबों की एक बस्ती में रहकर उन्होंने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में पढ़ाई की। पर वहां भी भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था। अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोक दिया गया, जो कि ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। हाँ। लेकिन फिर भी 1907 में भीमराव ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। और हैरानी की बात यह है कि अपनी पूरी कम्युनिटी में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ ही एक और भावुक कर देने वाला हिस्सा है उनकी जिंदगी का। उस दौर में बाल विवाह बहुत आम था। 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से हो गई। और रमाबाई का जो संघर्ष है वो अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है। सही कहा। बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए रमाबाई ने घर घर जाकर गोबर के उपले बेचे, दूसरों के घरों में काम किया। उनका ये त्याग बहुत बड़ा था। रमाबाई का समर्थन उनके जीवन की वो नींव थी जिस पर आगे चलकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई। और फिर उनके इस ज्ञान के सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद महाराजा की ही एक स्कीम के तहत 1913 में वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। ये सफर सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं था, ये एक मानसिक आजादी का सफर था। मतलब उन्हें वहां एक अलग ही माहौल मिला होगा। बिल्कुल। अमेरिका में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि स्वतंत्रता और समानता असल में क्या होती है। वहाँ क्लासरूम में कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछता था, कोई उन्हें बुरे पर बैठने को नहीं कहता था। वो वहाँ एक सामान्य इंसान, एक छात्र की तरह रह रहे थे। वहाँ से उन्होंने एमए किया और फिर अर्थशास्त्र में पीएचडी की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अर्थशास्त्र में विदेश से पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय बने। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने लाता है। हाँ, वो भारत लौटने वाला किस्सा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई तो उन्हें 1917 में भारत लौटना पड़ा। बड़ौदा स्टेट की शर्त के मुताबिक उन्हें वहां अपनी सेवाएं देनी थी। इतनी उच्च शिक्षा के बाद उन्हें बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसी बहुत बड़ी पोस्ट मिली। ऐसा लगा होगा कि अब जिंदगी बदल गई। लेकिन असलियत क्या थी? बिल्कुल उलट। क्या भारत में उनके लिए लोगों की सोच बदली थी? बिल्कुल नहीं। उनके दफ्तर में उनके ही अधीन काम करने वाले चपरासी उन्हें सीधे हाथ में फाइलें नहीं देते थे। वो दूर से डेस्क पर फाइलें फेंक कर जाते थे। उन्हें ऑफिस में पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। यही तो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आ रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े पद हैं, लेकिन समाज के लिए आप अभी भी सिर्फ आपकी जाति तक सीमित हैं। और रहने की जगह का जो संघर्ष था वो तो ऑफिस के भेदभाव से भी ज्यादा भयानक था। वो पारसी गेस्ट हाउस वाला वाकया। हाँ, अमेरिका और लंदन में बिना किसी भेदभाव के रहने के बाद जब वो अपने ही देश में लौटे तो कोई भी हिंदू होटल उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था।
मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी गेस्ट हाउस में कमरा लेना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को उनकी असलियत पता चल गई। एक सुबह पारसी लोगों की एक भीड़ लाठियां लेकर उनके कमरे के बाहर जमा हो गई और उन्हें धमकी दी कि शाम तक अगर जगह खाली नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब अपनी ही जान बचाकर भागना पड़ा। बिल्कुल। सिर्फ 11 दिन के अंदर उस महान स्कॉलर को अपनी वो बड़ी नौकरी, वो शहर, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ये घटना चीख चीख कर कह रही थी कि भारत में शिक्षा और पदवी समाज की उस सड़ी गली जातिगत मानसिकता का इलाज नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होती है। मुंबई लौटकर उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर, अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वही हाल। जैसे ही क्लाइंट्स को उनकी जाति का पता चलता, वो बिजनेस छोड़कर भाग जाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर बने और 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम का एक मराठी अखबार शुरू किया। यह अखबार उन लोगों की आवाज था जिनकी कोई सुन नहीं रहा था, और यहीं से उनकी लीडरशिप की एक जन नेता के रूप में उनकी शुरुआत होती है। जी। सोर्स 1927 के महाद सत्याग्रह को एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में दिखाता है। बॉम्बे की महाद म्यूनिसिपैलिटी में एक चौदार टैंक था, जिसके पानी को जानवर तो पी सकते थे, लेकिन दलित उसे छू भी नहीं सकते थे। ये तो बहुत ही अमानवीय था। हाँ। जब वो हजारों लोगों की भीड़ के साथ वहां पहुंचे और उस टैंक का पानी पिया, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी लाइन कही थी, हम यहाँ सिर्फ पानी के लिए नहीं आए हैं, हम ये साबित करने आए हैं कि हम भी बाकी इंसानों की तरह ही इंसान हैं। ये बात सिर्फ पानी की नहीं है, ये बात हमारे आत्मसम्मान की है। महाद का ये सत्याग्रह सिर्फ एक शुरुआत थी। इसी आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक सभा में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया। एक बहुत ही बोल्ड कदम। बिल्कुल। उनका स्पष्ट मानना था कि समाज में सदियों से जो भी भेदभाव और अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जड़ें ऐसे ही ग्रंथों में मौजूद है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर सीधा प्रहार था, और यहीं से भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा और जटिल वैचारिक टकराव शुरू होता है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का टकराव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो महान नेताओं की पहली मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात इतिहास के सबसे दिलचस्प संवादों में से एक है, जब गांधी जी ने उनसे कहा कि मुझे पता चला है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। तो अंबेडकर का जो जवाब था, वो उनके सालों के दर्द और गुस्से को बयां कर रहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने सीधा कहा, गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जहां हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। और जब गांधी जी ने उन्हें बताया कि कांग्रेस ने दलित सुधार के लिए कम से कम 20 लाख रुपए खर्च किए, तो अंबेडकर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि वो पैसा बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि उससे दलितों के जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया। ये जो तीखी बहस थी, ये असल में दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। गांधी जी का नजरिया ये था कि समाज का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। वो चाहते थे कि सवर्ण हिंदुओं को अपनी गलती का एहसास हो। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग भी शुरू किया था। जी। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का विजन बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि किसी के हृदय परिवर्तन का इंतजार करते करते पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। वो अधिकारों के लिए कांग्रेस या समाज की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, वो कानूनी और संवैधानिक अधिकार चाहते थे। सही बात है। ये टकराव तब एक बहुत बड़े संकट में बदल गया जब अंबेडकर ने 1928 में साइमन कमीशन के सामने और फिर लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल अवार्ड आखिर था क्या, जिसपे इतना बड़ा बवाल होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सेपरेट इलेक्टोरेट का सीधा सा मतलब ये था कि दलितों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन सीटों पे वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दलितों को ही होगा। अच्छा, मतलब सवर्ण हिंदू वोट नहीं डाल सकते थे? बिल्कुल नहीं, सवर्ण हिंदू उन सीटों पर वोट नहीं कर सकते थे। ठीक वैसा ही जैसा 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर सवर्ण हिंदू भी वोट देंगे तो वो ऐसे दलित नेता को चुनेंगे जो उनके हिसाब से काम करे, ना कि समाज की भलाई के लिए। लॉजिकल पॉइंट है। जब 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हुए इस मांग को मान लिया, तो भारत की राजनीति में जैसे एक भूचाल आ गया। और यहीं पर महात्मा गांधी ने इसका सबसे कड़ा विरोध किया। सोर्स बताता है कि गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। जी हाँ,
गांधी जी का तर्क था कि अगर दलितों को हिंदुओं से अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और छुआछूत कभी खत्म नहीं होगी बल्कि एक राजनीतिक दीवार बन जाएगी। और फिर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। हाँ, इस फैसले को रुकवाने के लिए गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब उस समय के माहौल की कल्पना की जा सकती है। देश के सबसे बड़े नेता की जान खतरे में थी। पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे, उन्हें गद्दार कहा जाने लगा और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। बहुत भारी दबाव रहा होगा उन पर। उन पर एक ऐसा दबाव था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंततः देश के उस भयानक तनाव और गांधी जी की गिरती हुई सेहत को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने यरवदा जेल में गांधी जी के साथ एक समझौता साइन किया जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इस पूना पैक्ट से असल में क्या नतीजा निकला? इस पैक्ट के तहत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग वापस लेनी पड़ी, यानी दलितों का जो वो विशेष वोट का अधिकार था वो खत्म हो गया। लेकिन इसके बदले में एक समझौता ये हुआ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में दलितों के लिए रिजर्व सीटों की संख्या जो पहले 71 तय की गई थी उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया। हालांकि सोर्स ये भी बताता है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को अपने ही समाज के अंदर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मतलब अपनों से ही विरोध झेलना पड़ा। हाँ, लोगों को लगा कि उन्होंने दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व से समझौता कर लिया है। ये राजनीति और आंदोलनों का सफर तो बेहद उथल पुथल भरा था, लेकिन सोर्स उनके जीवन के एक और बहुत अहम पहलू को सामने लाता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, एक शानदार अर्थशास्त्री के रूप में उनका काम। क्या ये बात आमतौर पर पता है कि हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था? बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में हैरान कर देता है। 1920 के दशक में जब ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन बनाया था ताकि भारत की करेंसी और फाइनेंस को रेगुलेट किया जा सके, तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस कमीशन के सामने अपने रिसर्च पेपर्स और इन डेप्थ एनालिसिस पेश किए थे। क्या बात है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के विचारों का उस कमीशन पर इतना गहरा असर हुआ कि उसी की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक वजूद में आया। उनका अर्थशास्त्र का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार कर रहे थे। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने कामगारों और मजदूरों के लिए भी ऐतिहासिक काम किए। 1942 में जब उन्हें वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने पूरे देश के मजदूरों के लिए एक लाइफ चेंजिंग फैसला लिया। वर्किंग आवर्स वाला फैसला ना? बिल्कुल। उस समय फैक्ट्रियों में मजदूरों के काम करने के घंटे 12 हुआ करते थे। उन्होंने इसे घटाकर 8 घंटे कर दिया। आज जो हम 8 घंटे की शिफ्ट की बात करते हैं वो उन्हीं की देन है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स और कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस जैसे कई रिफॉर्म्स वो लेकर आए। और इन सब अनुभवों, इस पूरी जीवन यात्रा का जो सबसे बड़ा निचोड़ था वो उनके उस काम में दिखा जिसके लिए पूरा देश उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान निर्माण। जी, 6 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इस महान जिम्मेदारी के लिए उन्हें 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनका समर्पण देखिए। उन्होंने और उनकी टीम ने दुनिया के 60 देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया। हर देश के संविधान की अच्छाइयों को परखा और उसे भारत की विविधताओं के हिसाब से ढाला। 60 देशों का संविधान, और वो भी उस दौर में जब कोई इंटरनेट या गूगल नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था ये। इस पूरे काम में उन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सोर्स में एक बहुत ही रोचक तुलना दी गई है, जहां भारत ने इतनी विविधताओं के बावजूद अपना संविधान इतने कम समय में तैयार कर लिया, वहीं हमारे साथ आजाद हुए पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में पूरे 9 साल लग गए। और इस संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का विजन साफ नजर आता है। बिल्कुल, उनका विजन सिर्फ दलितों को अधिकार देने तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिजाइन किया। वो चाहते थे कि राज्यों को काम करने की आजादी मिले, लेकिन केंद्र सरकार इतनी मजबूत रहे कि देश कभी टूटे नहीं। एक बैलेंस बना के रखा। हाँ, उन्होंने आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया।
इसके अलावा जिस पर अक्सर बात नहीं होती वो है महिलाओं के लिए उनका विजन। वो कैसे? उस समय महिलाओं के अधिकार ना के बराबर थे, लेकिन उन्होंने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता, शिक्षा और रोजगार के अधिकार दिलाए। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र हम देखते हैं, उसे वहाँ शामिल करने के पीछे भी उन्हीं का विजन था। लेकिन इन विशाल सफलताओं के साथ साथ उनकी जिंदगी में बहुत गहरे व्यक्तिगत और राजनीतिक झटके भी लगे। हाँ, पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किलें थीं। 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो रमाबाई जिन्होंने उनके संघर्ष के दिनों में गोबर के उपले बेचकर उनका साथ दिया था। सोर्स बताता है कि बाबा साहेब उनकी मौत पर फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपनी एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान रमाबाई को समर्पित की और उसमें साफ लिखा कि एक मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनने का पूरा श्रेय रमाबाई के त्याग को जाता है। व्यक्तिगत नुकसान के साथ साथ उनके राजनीतिक सफर में भी कई मुश्किलें आईं। एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है वो है हिंदू कोड बिल का मुद्दा। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इसका क्या मकसद था? इस बिल का मकसद था हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देना, उन्हें तलाक का अधिकार देना और विवाह में समानता लाना। लेकिन उस समय के समाज और खुद सरकार के कई रूढ़िवादी नेताओं ने इसका भारी विरोध किया। जब उन्हें लगा कि सरकार इस बिल को पास करने में उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में तो एक ऐसी घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद और संविधान लिखने के बावजूद वो नॉर्थ बॉम्बे की सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। और वो भी किससे हारे? अपने ही पूर्व पर्सनल असिस्टेंट नारायण एस काजरोलकर से। हालांकि अगले ही साल 1953 में वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे और अपने आखिरी समय तक वहीं रहे, लेकिन वो चुनाव हारना एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था। चलिए अब उनके जीवन के उस आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं जो उनके आध्यात्मिक सफर की कहानी कहता है। पहली पत्नी के निधन के कई सालों बाद उन्होंने 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरी शादी की, जो एक ब्राह्मण महिला थी। और फिर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक ऐलान सच कर दिखाया। 1935 वाला ऐलान। हाँ, आपको याद होगा 1935 में नासिक के येवला में उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जी हाँ, और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने इस वादे को पूरा किया। अपनी पत्नी और लगभग 3 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये जाति व्यवस्था से बाहर निकलने का उनका अपना एक आध्यात्मिक रास्ता था। और उनके पूरे जीवन को देखें तो उनके ज्ञान के प्रति अटूट प्रेम की बात किए बिना ये चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, उन्हें 9 अलग अलग भाषाओं की गहरी समझ थी। हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती। और उनकी लाइब्रेरी? हाँ, उनकी जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी राजगृह में, उसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी माना जाता था, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थीं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उन्होंने खुद कई शानदार किताबें लिखी। अपनी जिंदगी की आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा करने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। आज इस दिन को पूरा देश महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है और मरणोपरांत 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे समाज से बहिष्कृत एक इंसान ने सिस्टम को बदलने के लिए कभी बंदूक या हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपना बदला लिया, लेकिन तर्क से, शिक्षा से और संविधान की मजबूत ढाल बनाकर। आज जब भी इस देश के किसी आम नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो यही संविधान उसे न्याय दिलाता है। बिल्कुल,
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और अगर किसी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो दुनिया का कोई भी ढांचा बदला जा सकता है। सही कहा। और आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जो जहन में आता है, सोचने वाली बात है। उस दौर में जब इंटरनेट का नामोनिशान नहीं था, दुनिया भर की जानकारी उंगलियों पर मौजूद नहीं थी, तब एक इंसान ने किताबों के जरिए दुनिया के 60 देशों के संविधान पढ़ डाले और एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहा है। आज जब हमारे पास दुनिया भर की हर जानकारी, हर किताब बस कुछ सेकंड्स में हमारे फोन पर उपलब्ध है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या इस अथाह ज्ञान और एक्सेस का इस्तेमाल समाज की बेहतरी, समानता और न्याय के लिए हो रहा है, या हम सिर्फ सोशल मीडिया और सूचनाओं की इस अंधी भीड़ में कहीं खो गए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हेलो, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, जैसे भी लगी हो कमेंट में बताकर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए।